ये सबसे बड़ी हमारी जो बच्चों की प्रॉब्लम है या पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, शायद उनको यही नहीं पता कि कंपनी का प्रोसीजर प्लेसमेंट का क्या है। तो एक कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक ब्रांड बिल्डिंग के काम आता है। जैसे आपने सुना होगा कि सुपर 30 एक ग्रुप होता था। ऐसा आपके पास भी कोई ग्रुप है? जी 14 ईयर सर एक बहुत लंबा अरसा होता है, तो क्या लॉयड में पैसे ज़्यादा मिल गए इसलिए चले गए? आज की डेट में जो हमारे यूथ हैं या बच्चे हैं, उनको गाइड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन सब जगह है, पर सही इन्फॉर्मेशन निकालना और बताना, ये शायद एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए गाइड, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत डेली कभी देखता हूँ आज की डेट में ग्रेटर नोएडा में बहुत सुसाइड्स होते हैं, और बच्चे कभी एक दौर आता है जिसमें मैं डेली देखता हूँ कि बच्चों किसी हॉस्टल में कहीं जगह सुसाइड कर लेते हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हेलो जय एस्पिरेंट्स। तो यार आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर। ग्रेटर नोएडा के द्रोणाचार्य कहे जाते हैं ये, और इन्होंने बहुत सारे एजुकेशन में बहुत सारे कॉलेज को बनाया है, बहुत सारे कॉलेजों को पहचान दी है। अगर इनके डॉक्टर के नाम के आगे जैसे डॉक्टर लगा हुआ है, इनकी बहुत सारी पहचान है। AKTU के अंदर एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, और बोर्ड मेंबर भी हैं एजुकेशन AKTU के अंदर। तो अगर ग्रेटर नोएडा जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की नगरी, जब बच्चा यहाँ आता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है सर कि किस कॉलेज में जाएं। जी, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मन में भरे पड़े हैं, क्या क्या पूछे, कौन सा पहले रखें। तो इसको इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप छोटी सी एक अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आप एजुकेशन इंडस्ट्री में आए, और कैसे टीचर से प्रोफेसर बन गए जी, और फिर कैसे आज के टाइम पे पूरा कंप्लीट कॉलेज बना दे रहे हैं। कॉलेज की एक ब्रांड बिल्डिंग एक इस तरह की एकेडमिक्स के टर्म्स में झलकती है। निखिल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मेरे को निमंत्रित किया, और ख़ास तौर से इसलिए कि आज की डेट में जो हमारे यूथ हैं या बच्चे हैं, उनको गाइड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन सब जगह है, पर सही इन्फॉर्मेशन निकालना और बताना, ये शायद एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए गाइड, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने कहा कि मेरी जर्नी के बारे में, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं आज हम किसी बच्चे से पूछें कि भाई आप क्या प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ मैं टीचर या प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन बड़ा मेरे लिए भी वो है कि भाई मैं टीचिंग में कैसे गया और टीचिंग कैसे स्टार्ट की। तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई इनिशियली अगर मैं कहूँ तो मेरा कोई टीचिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि टीचिंग में जाऊँगा। पर जब मैं M.Tech कर रहा था दयालबाग से, तो मेरे जो गुरु थे, अब वो नहीं रहे, दास साहब, तो उनके अंडर जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसी टाइम पे कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जिसमें एक कॉलेज को किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की आवश्यकता थी। तो उस ड्यूरेशन में मेरे गाइड ने मेरे से कहा भाई तुम एक बार जा सकते हो और बच्चों को एक बार पढ़ाओ, और इससे तुम्हें पैसा भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे के लिए, स्टूडेंट के टाइम में पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने सोचा अरे भाई ये तो बड़ा इजी मनी है, बच्चों को पहली अपॉर्चुनिटी इस टर्म्स में मिली जी, आपको। और ये स्टार्ट हुआ, और यहीं से मेरे ख्याल से पहली जर्नी स्टार्ट हुई, और हमने फिर टीचिंग को एक प्रोफेशन बना लिया। तो मैं करीबन 14 साल गवर्नमेंट सेटअप में रहा। लगभग 14 साल के ड्यूरेशन में ये जो कॉलेज था, ये स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, पहले यूपी में था, आजकल उत्तराखंड में है। इसका नाम था कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज में 14 साल एज ए हेड कंप्यूटर साइंस मेरा लास्ट डेजिग्नेशन था। और उसके बाद ये भी मैं कहूँगा कि मेरा कोइंसिडेंस है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में आया। ग्रेटर नोएडा कैसे है? अब ग्रेटर नोएडा भी मैं अपने लास्ट के ड्यूरेशन में, जब मैं PhD के ड्यूरेशन में कर रहा था, PhD मैंने GNU से की है, और इसी ड्यूरेशन में अपने गाइड से मिलने आया, तो मेरे को कहीं किसी के थ्रू पता लगा कि भाई कोई कॉलेज जो है डायरेक्टर को ढूंढ रहा है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार मिल सकते हैं। तो जिस कॉलेज के लिए आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनसे मेरे को मिलना था, राइट, वो तो नहीं मिले, पर बाई चांस दूसरे मिले। मेरी भी दूसरे उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात होके उन्होंने मेरे से कहा कि हाँ साहब, हम आपको एज ए डायरेक्टर या प्रोफेसर अपने कॉलेज में लेना चाहते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेटअप में था,
तो एकदम तो छोड़ना मुश्किल था। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरे को छोड़ने में टाइम लगेगा, मेरे को 2 साल की छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया ग्रेटर नोएडा में, तो मैंने 2 साल की अपने इंस्टीट्यूशन से छुट्टी ली, लीव पे ज्वाइन किया जी। था। और यहाँ से मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सफ़र स्टार्ट हुआ, और आज लगभग मेरे को 16-17 साल इस प्राइवेट सेटअप से हो तो गए। ओवरऑल 30 ईयर हाँ। कंप्लीट हो चुके हैं। जी, मेरे को लगभग 30 साल इस कॉलेजों को देखते हुए हो गए, जिसमें 14 साल के करीब गवर्नमेंट सेटअप अगर में। सर थोड़ा सा इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करें, जी जैसे आप पहले आपने पढ़ाया भी, जी फिर प्रोफेसर भी रहे, फिर डायरेक्टर की तरह इंस्टीट्यूट को रन किया, जी तो एक कॉलेज जैसे अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जी तो एक कॉलेज को कैसे अगर सिलेक्ट करना है किसी तरीके से बच्चे को, जी तो वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, जी या वहाँ पर क्या ऐसा होना चाहिए, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में आपने क्या डिफरेंस पाया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में मैं दोनों मतलब साइड में काम किया है, गवर्नमेंट सेटअप में भी और प्राइवेट सेटअप में ही। देखिए, हर एक सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। राइट। तो मैं अगर कहूँ कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेंथ है, तो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ वहाँ पे वो बच्चा है जो जाता है, राइट। और प्राइवेट की क्या स्ट्रेंथ है? प्राइवेट की स्ट्रेंथ ये है कि प्राइवेट के पास बच्चों के साथ काम करने के लिए बहुत लिबर्टी होती है, और अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन बच्चों के साथ मेहनत करता है और उसका ये विजन है कि बच्चे को मैं अच्छी एजुकेशन दूं और अच्छा साथ साथ लैब्स दूं, राइट, तो वो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों में कर सकता है। तो दोनों के टर्म में मैं दूं कि वहाँ पे बच्चे अच्छे जाते हैं और बच्चे अपनी मेहनत से बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो सेटअप है गवर्नमेंट सेटअप, वो जो सेंट्रिक है, वो सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में, रूल्स के टर्म में बड़े फिक्स्ड है, राइट। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लिबर्टी, बहुत सारा काम आप गवर्नमेंट के तहत ही कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, राइट। जबकि प्राइवेट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आज की डेट में अगर मेरे को कोई एक लैब बनानी है, तो अगर प्राइवेट वालों को अगर लैब बनानी है तो उनके लिए तो सिर्फ पैसा खर्च करना है, जबकि अगर गवर्नमेंट को अगर ये लैब बनानी है तो उसको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने तो कई बार ऐसा देखा था कि जब हम कोई ऑर्डर करते थे तो इतना टाइम निकल जाता था, तो उसका वर्जन भी बदल सरकारी जाता में। था। तो आई थिंक पर वहाँ पे जो बच्चा ये आप आता है, गवर्नमेंट का बता रहे हैं ना? जी जी जी, मतलब प्राइवेट में जल्दी से हो जाता है। हाँ, प्राइवेट में ये है कि भाई अगर मैनेजमेंट का विजन है और बच्चों को वो देना चाहता है तो ये समस्या नहीं है, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें कि भाई अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इजी रहता है। गवर्नमेंट में बच्चा ही अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ करता है। सही कह रहे हैं। तो फिर जब ग्रेटर नोएडा आप आए, जी तो यहाँ पर तो मतलब जर्रे जर्रे में कॉलेज है। जी एक समय पे खेत खलियान जी, हुआ जी, करते थे, एक समय था कि गांव हुआ करता था जी, ग्रेटर जी, नोएडा। जी, अब ये है कि हर एक गली में कॉलेज हैं। जी ग्रेटर नोएडा इज़ नोन फॉर गलगोटिया। जी ये लाइन एकदम परफेक्ट है कि लोग जब आते थे, गलगोटिया एक ऐसा ब्रांड है दिल्ली एनसीआर के अंदर कि वो दिल्ली एनसीआर में नहीं, वो पैन इंडिया में वो बहुत पॉपुलैरिटी है उसकी। जी जी फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस और भी ओपन हुए। जी तो आपको कभी ये नहीं लगा कि एकदम हम ऐसी एक मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पर ढेरों कॉलेज हैं, जो कॉलेज की दीवार जिससे सट रही है वो कोई इंस्टीट्यूट है, आगे जिससे लगी टच्ड है देन वो एक इंस्टीट्यूट है। जी क्या एक ऐसी जगह भी कोई एक ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है हिंदुस्तान में कहीं और ग्रेटर नोएडा की जगह? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने यहाँ पहली बार, जब जैसे मैंने आपका कहा, जब मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा मैं भी पहली बार आया, तो जब मैं दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ आया, तो जो मेरा ड्राइवर था तो वो मेरे को ग्रेटर नोएडा की तरफ ले जाना देना, तो ये बात है 2007-2008 के आसपास की। 2007 के बाद है, क्योंकि मैंने 2008 में प्राइवेट सेटअप में ज्वाइन किया, तो 2007 की बात है। और तो जब नोएडा एक्सप्रेस वे आप समझ सकते हैं 22-23 किलोमीटर का था, और उस ज़माने में बड़ा बिल्कुल खाली होता था, सुनसान होता था। तो मेरे को ये थोड़ा डर लगा कि ये मेरे को कहाँ लेके जा रहा है। तो मैंने उससे 1-2 बार कहा कि भाई तुम सही रास्ते जा रहे हो, नहीं। उस समय जगह भी ऐसी थी, जगह भी ऐसी थी, ग्रेटर नोएडा लोग आने में डरते थे। जी जी। तो ये 2007 में अल्टीमेटली जब हमने देखा कि भाई वो कॉलेज के अंदर गए, तो जो पहला, आपने बिल्कुल सही कहा, जो पहला एहसास था, जो हम पुराने कॉलेज में थे उसमें जो उसका एरिया था 157 एकड़ के आसपास था, यहाँ उतने में 4 बन जाते हैं। हाँ, तो जब हमने उस कॉलेज के परिसर में एंटर किया तो हमें एहसास हुआ कि भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। पर जब हमने आसपास नज़र दौड़ाई तो सभी ऐसे ही छोटे छोटे प्लॉट्स थे और बिल्डिंगें
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की जगह वर्टिकल ग्रोथ थी सबकी। तो एक नया एहसास हुआ, नई सोच के साथ हमें लगा कि भाई शायद ये इंस्टीट्यूशन है या ये क्या है, मतलब ये पहला मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। और जब एक दो बार मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैं एक दो बार विजिट किया ग्रेटर नोएडा में, तो मेरे को ये एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ ये सभी ऐसे हैं। यहाँ सभी ऐसे हैं और ये एक कोई नॉलेज पार्क है जिसमें प्लॉट काटे गए हैं और सबको ये कहा गया है कि आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन खोलना है, एजुकेशन देनी है। तो मेरे लिए भी एक बड़ा नया एक्सपीरियंसेस था। मैंने भी कभी ऐसे सेटअप्स नहीं देखे थे, तो बस ये मेरे लिए भी नया था और मैंने समझा जिस कि कॉलेज में आपने करीब 14 साल एक्सपेंड किए हैं, जी 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 तो हम उस कॉलेज की बात करेंगे जिसका नाम जीएल बजाज है। जी जी सही कह रहा हूँ मैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस कॉलेज को आपने बहुत एक बेस से बनाया हुआ है। जी एक समय था, मुझे लग रहा है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैक्सिमम ऑफ द पार्ट्स आपके गाइडेंस में हो सकता है रेडी हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना मैंने सुना हुआ है जी कि जीएल बजाज को अगर किसी ने बढ़ाया है या ऊपर तक कोई लेके आया है, अगर कोई गलगोटिया के एक कॉम्पिटिटर रखा है किसी ने, जी बिकॉज आज के टाइम पे बच्चे गलगोटिया को और जीएल बजाज को जी कंपटीशन में रखते हैं। जी और एक समय था कि जीएल बजाज कोई नहीं लेना चाहता था, एक वो भी दौर था। जी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कॉलेज को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है जी सर, जी जी। तो ये थोड़ा सा बताइए। बिकॉज इस वीडियो को सर बहुत सारे स्टूडेंट भी देखते हैं, देखिए, पेरेंट्स हाँ, भी जी, देखते हैं जी। और बहुत सारे एजुकेशनल इंडस्ट्री के लोग भी देखते हैं। बहुत अच्छा। तो अगर एक बढ़िया, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? ये निखिल जी, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए ये प्राइवेट कॉलेज का एक जो एक्सपीरियंस था एक बहुत नया था। तो मैं एक गवर्नमेंट सेटअप से आया था और जनरली आप उस ड्यूरेशन में अगर देखेंगे 2008 के आसपास, तो ग्रेटर नोएडा में काफ़ी कुछ जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट सेटअप में काम किया है, वो सभी आसपास के कॉलेजों में या तो प्रोफेसर्स थे, डायरेक्टर्स थे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। Right. तो वो एक दौर था जब आप बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेटअप से देखते थे। पर जो प्राइवेट कॉलेज का कल्चर है और जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो जो एक मैं कहता हूँ सोच है, तो उस सोच के हिसाब से अगर हम अपने को इसमें फिट करते हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या इस अंडरस्टैंडिंग में आती है, वो अंडरस्टैंडिंग में ये आती है कि हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, राइट। कि हम, क्योंकि एक प्राइवेट के साथ अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसको कोई भी एक फंडिंग तो नहीं मिलती है, जो भी उसको अपना खर्च चलाना होता है वो बच्चों की फ़ीस से ही चलाना होता है। पर कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशंस को भी समझना पड़ेगा या इंस्टीट्यूशन को समझना है कि एक बच्चे को एक सही एजुकेशन देना और सही एक्सपोजर देना वो उनकी ड्यूटी है। तो अगर आपने जैसे जो इंस्टीट्यूशन की बात की, जो हमने जो बिल्ट हुए गलगोटिया के बराबर या जो भी कंपटीशन रहा इसमें, तो मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ग्रो होता है उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है टीम। तो मैं आज कहता हूँ कि आज जो भी इंस्टीट्यूशन अच्छा कर रहे हैं, जिसमें जीएल बजाज भी है, उसका क्रेडिट उसके एक एक स्टाफ को, उसकी एक एक फैकल्टी को और उसके एक एक आदमी को जाता है जिन्होंने उस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर और ख़ास तौर से बच्चों को, राइट, जुड़कर इस इंस्टीट्यूशन को उस लेवल पे पहुंचाया है। तो ये एक टीम एफर्ट है और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये मेरे को मौका मिला और मेरे पास बहुत अच्छे लोगों की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही मुझे लग रहा है सर। जी। और मैं ये कहूँगा कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो ये लगा कि जो बच्चों का जो हम लोगों को प्यार मिला, जो बच्चों का कॉन्फिडेंस मिला। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि शायद जीएल बजाज आज भी, मेरे को तो अब बाहर से मेरे को नहीं पता कि डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था, राइट। और कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे आपने कहा क्या इम्पोर्टेंट है, तो पहला मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए। तीसरा है टीचर्स, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, फैकल्टी। और जी, और चौथा मैं कहता हूँ आपकी लैब्स, आपका एक्सपोजर, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाना है तो उसके लिए बच्चों का एक्सपोजर लैब्स में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ यही 3-4 मूल मंत्र हैं, राइट। और पांचवा जो मैं समझता हूँ बहुत कॉलेजों ने उस ड्यूरेशन में नहीं किया, जो प्लेसमेंट की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं दिया, राइट। तो जब जिन कॉलेजों में, तो सर एकदम बेसिक नीड में से जी, एक है। तो अब एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए, प्राइवेट गवर्नमेंट जो मेजर फ़र्क है
गवर्नमेंट का जो भी फैकल्टी है या मैनेजमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसमेंट कराने की नहीं है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की प्लेसमेंट तक की है कि तो अगर आप यही देखें तो आज की डेट में जो बच्चा कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि मेरे यहाँ पे प्लेसमेंट कितने पैकेज का लगता है। और ये जो कॉलेज ड्राइव होते हैं, आप कोई भी रैंकिंग कर दीजिए, चाहे मैं कहूँ XYZ रैंकिंग है, बच्चे और माँ बाप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे का पैकेज कितने का लगता है। और मैं ये समझता हूँ यहीं से ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आप मैं देखता हूँ आज की डेट में DND में, तो DND में जो लड़ाई हो रही हैं वो लड़ाई बहुत डिफरेंट तरीके की हैं, राइट। कहीं हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, पर कोई ये बात नहीं कर रहा कि हम बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे एजुकेट कर रहे हैं और बच्चे को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर हम जो ट्रांसफॉर्म वर्ड की आप बार बार बात कर रहे हैं जी, तो एजुकेशन का मतलब प्लेसमेंट है, डिसिप्लिन है और एक्सपोजर हो सकता है, एक गुड नेटवर्क सिस्टम स्टूडेंट्स का हो सकता है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो एक्सप्लोर भी कर सकता है। तो एजुकेशन, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स समझने लगे हैं कि प्लेसमेंट्स तो एक बेसिक नीड है, हमको मिल जाएगा, बट एक ये भी डेकोरम सिस्टम डेवलप होना इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम और आएंगे डेप्थ में सर, कि ये तो हो गया, एक इसके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एक कैरिकुलम चाहिए होता है कि वो स्ट्रेटजी और कैरिकुलम AKTU से एफिलिएटेड कॉलेजों के अंदर वो कैसे एक्सिक्यूट किया आपने? जी, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और AKTU सिस्टम है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको पूरी लिबर्टी है कोई भी सब्जेक्ट ऐड करने की और अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिज़ाइन करने की। तो एक बहुत बड़ी लिबर्टी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मिलती है। पर और जो हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हैं या और किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, तो वो बैंडविड्थ उनको नहीं मिलती। पर मैं अब इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि आज की डेट में जिस हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आ रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लगभग ये प्रोविजंस अपने कोरिकुलम में कर दिया है। तो अब हम ये कहें कि बच्चे को कोई भी डिसएडवांटेज है या बच्चे को कोई भी ये कहे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा और AKTU में ये कोर्स नहीं मिलेगा और ये कोर्स इंडस्ट्री की डिमांड है जो आपको AKTU नहीं देता, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। शायद आपको भी नहीं पता होगा, आज की डेट में AKTU बहुत सारे कोर्सेज ओपन इलेक्टिव चलाता है, प्रोफेशनल इलेक्टिव चलाता है, मेजर डिग्री चलाता है, माइनर डिग्री चलाता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है और वो कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाहता है, तो उसके पास माइनर डिग्री का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा इसी में आगे अच्छा करना चाहता है तो मेजर डिग्री का ऑप्शन अवेलेबल है। और आप देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई क्या ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, पर आपको कोई AKTU ये तो नहीं रोकता है कि आप कोई भी कोर्स अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। सिर्फ इतना होगा कि वो उसको ग्रेड नहीं करेगा या उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। पर अगर बच्चे की किसी भी पढ़ाया तो जा ही सकता है, तो हम उसको कभी भी ऐड कर सकते हैं। वही शायद हमने अपने ड्यूरेशन में किया, जिससे जो रिजल्ट्स थे बच्चों के प्लेसमेंट्स के काफ़ी अच्छे हुए। तो प्लेसमेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? मैंने सुना है कि इंडस्ट्री कोलेब्रेशन चाहिए होते हैं। मैं अभी लास्ट बेनेट का पॉडकास्ट कर रहा था। जी जी जी। तो सेम क्वेश्चन मेरा उनसे भी था। हाँ, कि सर ऐसा क्या सिस्टम डेवलप करते हैं आप लोग कि भाई किसी की फ़ीस कम है, किसी की ज़्यादा है, और सब अपना अलग अलग आउटलेट ओपन करके बैठे हुए हैं। जी जी। और बच्चा भाई पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग जाता है, अपनी स्कोरिंग के बेस पे जाता है। तो प्लेसमेंट्स के लिए पहली चीज़ तो ये कि क्या क्या बच्चे को सीखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एवरेज स्टूडेंट को प्लेस्ड कराना इजी होता है या गुड रैंकर्स के लिए? जैसे मैंने अभी पीछे भी कहा कि जो प्राइवेट कॉलेज में कोई भी बच्चा पेरेंट्स इंटरेस्ट शो करता है, उसका बहुत बड़ा कंसर्न प्लेसमेंट का होता है। और क्वाइट ऑब्वियस भी है, होना भी चाहिए। अगर कोई पेरेंट अपना इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ये देखेगा कि भाई बच्चे का फ्यूचर ROI सिक्योर है या नहीं सिक्योर। ROI जो आपने वर्ड किया वो अच्छा वर्ड है, आज की डेट में ROI कहते हैं उसको। तो इसके लिए मेरी थोड़ा सा मैं उस बात से डिफ़र करूँगा कि ये सही है कि आपके साथ इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन या एसोसिएशन होना चाहिए, पर अगर हम इंडस्ट्री को देखें, और मैंने इतने सालों से इंडस्ट्री को भी देखा है, देखिए इंडस्ट्री का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि वो उस हैंड होल्ड तभी करती है जब उसको कुछ उस जगह से मिलता है।
राइट। ये बिजनेस हैं, मॉडल हैं, कॉर्पोरेट मॉडल हैं, और इसमें जब उनको कुछ दिखेगा तभी वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, और उनको आपसे कुछ नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ जितने भी ये कोलैबोरेटिव मॉडल हैं, ये कोलैबोरेटिव मॉडल गिव एंड टेक का सिस्टम है। गिव एंड टेक का सिस्टम है। और जहाँ तक बच्चों की बात है कि भाई कैसे प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको निखिल जी इस माध्यम से बचाना चाहता हूँ कि बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे जो भी है माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, जो नहीं, भी मैं बड़ी-बड़ी बिल्कुल चाहूँगा सर इस वाले पार्ट को ना जी, बहुत जी, बढ़िया से जी, ब्रीफ करें, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे के मन में एक चीज़ और रहती है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, हम ऑफ कैंपस नहीं देंगे, मेरे को एक ऐसा कैंपस चाहिए जहाँ पर जी। वहीं पर कंपनीज आती हों, तो बट ये मैं आउट इस ऑफ पे- द बॉक्स भी आपको जाकर देना चाहिए, बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है। जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी जो बच्चों की प्रॉब्लम है या पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, शायद उनको यही नहीं पता कि कंपनी का प्रोसीजर प्लेसमेंट का क्या है, राइट। अब मैं इसी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर माइक्रोसॉफ्ट वाला बता दीजिए ना। जी जी। तो देखिए जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम D&D में बोर्ड्स में देखते हैं, राइट, तो उसके लिए जो मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा टाइम लूँगा। जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चों से पूछा जाए, किसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि भाई तुम किन कंपनियों को जानते हो, तो सबके दिमाग में वही कंपनी आती हैं जो हम दिखाते हैं, और जिसमें दो तरह की कंपनी बेसिक होती हैं, जिसको हम कहते हैं सर्विस बेस्ड और दूसरा कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो हैं जैसे आपकी TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, ये सारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हैं। अब इनका एक हायरिंग पैटर्न है, राइट। पहले कुछ साल पहले तक ये कॉलेज को एक्रीडेट करती थी, पर अब ये सारा मॉडल चेंज हो गया है मैक्सिमम कंपनीज़ का। अब ये किसी भी कॉलेज में एक्रीडेशंस नहीं करती हैं। इनका एक नेशनल टेस्ट होता है जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी जगह पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है, कोई तो भी पहले ले सकता है। जी। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो भी मॉडल हैं सारे चेंज हो रहे हैं जब से कोरोना आया है। कोरोना के बाद हायरिंग पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। अब ये बच्चा ये समझे कि भाई मैं इस कॉलेज में हूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, राइट। तो बच्चे को अपॉर्चुनिटी की इस टाइम कोई कमी नहीं है। बच्चा इन कंपनियों में इनके ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ये अपना अनाउंस करते हैं कि भाई हमारा हायरिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें बच्चे को अपीयर करना पड़ता है, साइट पे खुद ही अपडेट कर जी, देते हैं। जो और कई बार ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है जो इन्फॉर्म कर देता है। इनके अपने टेस्ट होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, राउंड्स होते हैं, और उसके बाद वो जो भी उनका प्रोसीजर उसमें फॉलो करना पड़ता है। Okay. पहले तो हम ये समझ लें कि जितनी भी जनरली मैक्सिमम कंपनीज जो भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे आप TCS लेंगे उसका अपना टेस्ट है, इन्फोसिस का अपना टेस्ट है, विप्रो का अपना टेस्ट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देने पड़ेंगे, तब नौकरी मिलेगी जाके। तो उसका प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई ये इस कॉलेज में जाएगी दूसरे कॉलेज में नहीं जाएगी, पहले तो हम ये समझ लें, ओके, राइट। समझ ऐसा गया। नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई मेरी कॉलेज आएगी और वो दूसरे कॉलेज जो में सुपर ड्रीम वाली कंपनीज है वो सर, वो हाँ, फिर मैं कहता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। तो देखिए जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, अगर आप उनका पैटर्न देखेंगे हायरिंग पैटर्न का, वो Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस में जाते हैं, जिसमें हमारे IITs हैं, NITs हैं, और बहुत कम कॉलेजेस में ये लोग जाते हैं जो हम प्राइवेट कॉलेजेस, जो हम जिस कैटेगरी में आते हैं। मैं थोड़ा सा अगर हम आपकी जर्नी की बात करें जी। तो जर्नी में कभी आपने बहुत सारे बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट पे, गूगल पे, मेटा पे, इन सब पे प्लेस कराया स्टूडेंट्स को, अब यही डिलाइट पे। जी, क्योंकि तो देखिए ये मैंने जैसे कहा था कि देखिए कोई भी जो सक्सेस होती है किसी की, वो अकेली नहीं होती। तो हमारी एक टीम थी, और उस टीम में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे डेडिकेटेड लोग थे जिन्होंने बच्चों के साथ नॉर्मल रूटीन से हट के काम किया। तो निखिल जी मैं इस माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा कि सुपर 30 एक ग्रुप होता था, राइट। ऐसा आपके पास भी कोई ग्रुप है? जी, तो अगर हम कहें तो हमने इसी धारणा से इसको स्टार्ट किया, और हम मतलब मैं बड़ा इसमें गौरवमत महसूस करता हूँ कि ये जो हमारा एक जो कहते हैं प्रोजेक्ट था वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, और उसमें से हम इनिशियली 2-4 बच्चों को अच्छी कंपनीज में प्लेस करा पाए, राइट। और फिर ये क्या हुआ, फिर एक ट्रेंड बन जाता है, फिर एक कॉलेज में एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसको बच्चे फॉलो करते हैं। तो यही मैंने कहा कि कॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर क्रिएट करना, एक माइलस्टोन एटलीस्ट जो सीनियर से मिलता है स्टूडेंट को, तो वो अगर किसी कॉलेज में डेवलप नहीं होगा तो वो भी यहाँ तक जाएगा नहीं। तो आप उस कॉलेज का क्या कल्चर डेवलप करते हैं, क्या एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, वो उस कॉलेज की पूरी सक्सेस स्टोरी को डिफाइन करता है, राइट। तो हम समझते हैं कि जो मतलब मैंने या मेरे साथ की जो भी टीम थी जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें यही था कि हम लोग बड़े डेडिकेटेड थे,
और हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ कुछ मेहनत करके कुछ ऐसा निकालें जो बच्चों के लिए भी और किसी कॉलेज के लिए भी और हमारे ओवरऑल रीजन के लिए भी कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बच्चे समझे नहीं कि मेरा भी प्लेसमेंट इन कंपनियों में हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि सक्सेस स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, जब बच्चा ये देखता है कि भाई ये बच्चा अगर इस कंपनी में जा सकता है तो वो सोचता है मैं भी जा सकता हूँ। तो ये जो कल्चर आप जब डेवलप करते हैं एग्जैक्टली क्योंकि जो सीनियर्स ने माइलस्टोन सेट किया होता है तो एटलीस्ट इतना होता है वो तो हम छू ही सकते हैं। छू ही सकते हैं। तो आदमी को रियल उसमें दिखता है कि नहीं भाई ये बच्चा भी मेरे साथ उसमें बैठता था, अगर ये बच्चा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं सकता हूँ वही जो आपने मेरे से मतलब मैं समझता हूँ बातों बातों में जो एक मूल मंत्र था वो आपने ले ही लिया। भाई ये तो कल्चर और एनवायरनमेंट है जो आपको कॉलेज में डेवलप करना है। तो ये भी डेवलप करने के लिए सर बहुत मैन पावर चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। बिल्कुल जैसे आपने बताया कि रूटीन से हट के टीम का काम करना, बिल्कुल ये अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ है। मैं निखिल जी जो मेरे को आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो समस्या ये होती है कि हम ऐसे डेडिकेटेड लोग और ऐसे टीचर जो बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं वो बहुत ही कम है। अब टीचिंग प्रोफेशन जो है वो टीचिंग प्रोफेशन भी एक तरह से कॉर्पोरेट की मजबूरी बन चुका है, सर्वाइवल बन चुका है बहुत सारे लोगों का। राइट। और ये टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है जिसको आप लोग भी सभी लोग कहते हैं एक नोबल प्रोफेशन है। तो नोबल प्रोफेशन इसलिए नहीं है, नोबल प्रोफेशन इसलिए है कि आप ऐसे टीचर किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और हमने ये देखा है और बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। इसीलिए तो सर आपको लोग द्रोणाचार्य कहते हैं। नहीं निकल ये तो बहुत सारे लोगों ने मतलब अपने लोगों को जी डायरेक्शन दी है। बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी कंपनीज में चले गए हैं जिनको बच्चे सुपर ड्रीम कंपनीज कहते हैं। वो जब बच्चा वहाँ पर जहाँ पर सोच रहा हो और आपने वहाँ उसको पहुँचा दिया, तो ये सुपर ड्रीम वाला जो एक बच्चों के दिमाग में है, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा। देखिए बच्चा जो भी हम देखते हैं वे 30, 35, 40, 50 लाख, ये जो है ये एक सपना दिखाने जैसी बात है। राइट। क्योंकि अगर हम किसी भी कॉलेज में देखें ऐसे कितने बच्चे होंगे, निखिल जी आप बताएं, आप तो 2-4 कितने कॉलेजों में घुसते होंगे सर? 1-2-5 तो मैंने ज़्यादा कह दिया। अच्छा चलिए, तो मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ कि भी देखिए किसी भी कॉलेज में 1-2 बच्चे, 2, 3, 4, 5, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस जगह चले जाते हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो कॉलेज का तो रोल है ही नहीं। मैं मान रहा हूँ कॉलेज का रोल सिर्फ इतना है कि उसने एक उसको एनवायरनमेंट दिया और एक उसको कल्चर दिया, पर ये तो बच्चे है जो इस लेवल पर। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज का इसमें बीच में रोल है, बट बच्चों को तैयार करने का रोल है, ज्यादा बड़ा रोल। हाँ, बच्चे को ये सेट करना पड़ेगा कि हमको भैया इतनी एलपीए वाली कंपनी को ब्रेक करना है, बिकॉज उसका प्रोसेस अलग है। 20 एलपीए वाले का अलग है, 10 एलपीए वाले का अलग है, तो उसको ये माइलस्टोन सेट करना पड़ेगा कि हमको कितने का लेना है। बिल्कुल। और ये ही सबसे बड़ी समस्या है कि हम बोर्ड देखते हैं कि उसको 54 लाख का पैकेज मिला और हम ये सोचते हैं हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, हमें भी 54 लाख का मिल जाएगा। पर देखिए ये 54 लाख का पैकेज अगर कोई भी कंपनी, मैंने बताया सब ओपन है, आप किसी भी कॉलेज में रहते हैं कहीं से भी अप्लाई और अपनी मेहनत करते हैं, राइट, तो आपको भी मिल सकता है। तो इसमें मैं ये कहूँ कि अब कॉलेज का क्या रोल है, तो कॉलेज का रोल ये है कि हम कॉलेज को जब सेलेक्ट करते हैं तो कॉलेज में ये देखते हैं कि भाई इसका पैकेज क्या है। पैकेज का आपको मैंने पूरी कहानी बता दी कि पैकेज का तो है, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो किसी जगह बैठ के कर सकता है। इट्स मीन ये कि इस पे जो भी बच्चा ट्रेंड होके निकला है अच्छे प्लेसमेंट्स में, उस तरह का कल्चर तो है उस इंस्टीट्यूट में। तो आपने अपना ही आंसर दे दिया कि बच्चे को ये देखना है कि भाई वहाँ पे पढ़ाई का कल्चर या ट्रेनिंग का कल्चर या इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के कल्चर के लिए कुछ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा पैटर्न हो गया। दूसरा हमने कहा बच्चे का एक जो मेजर कंसर्न होता है और होना भी चाहिए, कुछ एक्रेडिटेशंस होते हैं, जैसे वो NRF रैंकिंग देखता है, राइट, और NBA देखता है और आपका NAAC देखता है। हाँ, ये सारे भी इम्पॉर्टेंट हैं, पर मेरा इसमें थोड़ा पर्सनल व्यू डिफरेंट है, क्योंकि ये जो भी पैरामीटर्स हैं ये ठीक है, ये क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, पर ये बहुत कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली किसी बच्चे को ये क्वांटिफाई नहीं करता है कि यहाँ का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सही कह रहे हैं, या बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इससे कुछ उसको बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बहुत इम्पैक्ट मतलब बच्चे के टर्म में नहीं पड़ता है, कॉलेज के टर्म में बिल्कुल पड़ता है। कॉलेज के टर्म में है, लिटिल बिट है बिल्कुल। बिकॉज मैं अगर ये कहूँ कि भाई अगर आपके पास है तो उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई जितना मुझे याद है कि जब मैं अपनी एजुकेशन गलगोटिया से ले रहा था तो एक बार NBA का विजिट हुआ जी, तो उस पर भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा काम दिया जाता है जी कि भाई ऐसा करो कि आप ये कर लो। तो हम लोगों ने अपने EC ब्रांच में कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए थे,
उनमें एक रिसर्च का भी फैक्टर रहता है, हाँ बिल्कुल रहता तो भी मैटर करता है। तो ये जो एनबीए की एक विजिट थी तो उसमें लैब्स में सारे लोग बिठाए गए। है। हाँ हाँ इन जनरली हमारे यहाँ तो लैब्स में ले जाते थे, हाँ तो बहुत सारे वो, जैसे मेरे में वीएलएसआई का रहता है, तो बहुत सारा वो पूछ रहे थे। अच्छा तो हाँ, तो वो पूछते भी हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक एनबीए की इस तरह से एक विजिट होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। तो ये चीज़ें हैं सर। हाँ मतलब इन एक्रेडिटेशन से देखिए कॉलेज को ये बेनिफिट होता है कि उसकी लैब्स अपग्रेड हो जाती हैं, एक बार उसको सिस्टम सुधरने अच्छा का मौका जी, तो मिल ही जाता है, बिल्कुल, एटलीस्ट पूरी लैब तो बना ही लेता है जी, उसी बहाने। बहुत अच्छी हो, मतलब उससे ये कि हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर सारी लैबें अच्छी हो जाती हैं, एक सिस्टम बन जाता है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। पर मैं कहूँगी बच्चे को कोई डायरेक्ट बेनिफिट होता है? नहीं, डायरेक्टली नहीं होता है। डायरेक्टली तो मैं नहीं हाँ, समझता। नहीं, मैं खुद एज एन अगर स्टूडेंट बात करूँ तो नहीं मुझे तो लगता मतलब है, आप किसी बच्चे से पूछो जो जो भी, मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरे दौरान भी एनबीए आया था वहाँ पीसी में, तो वो मैंने आपको बताया। और दूसरा जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी, कि मैं ये कहता हूँ कि ये 4 साल का एक दौर है, दौर ही कहूँगा मैं, जिसमें बच्चा किसी कॉलेज में जाता है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। तो आप अगर इंजीनियरिंग को निखिल जी देखें तो 4 साल में बच्चा कितने साल पढ़ता है आप बताओ? 3-4 महीने सर। नहीं मैं और साल की बात कर रहा हूँ। मैं 3-4 महीने इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको 3-4 एलपीए की पैकेज लेनी है तो आपको उतने महीने पढ़ना तो पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा, अगर 1 साल पढ़ोगे तो जी, देन 10 एलपीए की हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसा लेता हूँ कि देखिए फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेसिक हाँ, सब्जेक्ट बेसिक्स रहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। रोल नहीं है, तो मैं फर्स्ट ईयर को निकाल देता हूँ। अब फाइनल ईयर आ जाते हैं, तो आपको भी पता होगा फाइनल ईयर में कितने बच्चे कॉलेज जाते हैं। फाइनल ईयर में तो कुछ होता ही नहीं सर, 7 सेमेस्टर तक प्लेसमेंट्स हो गई होती हैं, फिर जिनका नहीं हुआ होता है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैंने फर्स्ट ईयर निकाल दिया इसमें से, फाइनल ईयर निकाल दिया, तो आपकी जो डिग्री है वो 2 साल की रहेगी। सेकेंड ईयर बच्चे को, किसी भी बच्चे को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अपने मेहनत करे और ये सोच के करे कि भाई मेरे को जो भी अचीव करना है इसी 2 साल में अचीव करना है, राइट। टाइम बहुत कम है, राइट। और उन कॉलेजों में ये देखे कि अगर मैं एक अल्टीमेटली अगर हम किसी कॉलेज की सक्सेस की बात करते हैं या उसकी एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें ये देखना चाहिए कि अगर मेरे यहाँ कोई बच्चा 60% का 70% का एडमिट होता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन 4 साल के अंदर क्या है, राइट। एक बच्चा 90% का है जो मेरे यहाँ एडमिशन लेता है और उसको 10 लाख का पैकेज मिलता है, और एक 70% का बच्चा है उसको भी 10 लाख का पैकेज मिलता है, तो इसका मतलब देयर इज़ नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे को भी ये समझना है कि वो उन इंस्टीट्यूशन में जाए जहाँ में उसका वैल्यू क्रिएट होता है। यानी आप 60% पे एंटर किए, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हुई कि आपने अच्छा पैकेज ग्रेड किया, या आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको जॉब तुरंत मिल गई। सही कह रहे हैं, राइट। तो ये हम 90% लेके अगर एडमिट करते हैं, और उसमें वही बात होगी कि जैसे हमने कहा भाई आपने 90% ले लिया तो उसमें वो बच्चा तो अपने आप पास हो ही जाएगा। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? तो बच्चे को ये देखना है कि मैं 90% का बच्चा हूँ और मैं 80% निकल के चला गया, राइट। तो बच्चे का 4 साल के अंदर चेंज क्या है, वो जो कॉलेज का सिस्टम है उस सिस्टम में उसने गेन क्या किया, ये मेरे ख्याल से बच्चे को समझना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही। ये जो 2 ईयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में, जी जैसे अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे जी तो भैया बैनर में फोटो AIR-1 वाले के लिए करोड़ों खर्च होते हैं। जी जी तो क्या कॉलेज के लिए जी ऐसी एक कोई रेस है जिसमें बच्चे के लिए बहुत हाँ अच्छे पैकेज के लिए भाई 40-50 LPA चाहिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं बैनर होल्डिंग में एक फ़ोटो आएगी। तो एक कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक ब्रांड बिल्डिंग के काम आता है, जब अच्छे प्लेसमेंट्स में जाएगा तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कि कहीं ना कहीं ब्रांड बिल्डिंग के लिए रहता है। तो इसका क्या लगता है कि कॉलेज का एक बहुत ऐसा फोकस रहता है क्या कि मेरे को सिर्फ 10 बच्चे मिल जाएं 30 LPA के ऊपर तो मेरा काम हो गया अगली साल का, इस तरह का कुछ? निखिल जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जो आप अगर देखेंगे आज की डेट में क्या हम देख रहे हैं और क्या हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए, तो यही 2 चीज़ें हैं, या तो प्लेसमेंट्स है या कोई हम एक्रीडिटेशंस की बात करते हैं जो सब लोग दिखाते हैं कि हम इतने एक्रीडेटेड हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर किसी कॉलेज में कोई भी बच्चे 5-10 बच्चे 10 लाख 20 लाख 30 लाख में प्लेस हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई उस कॉलेज के लिए ब्रांडिंग करना बहुत इजी हो गया, राइट। और कहीं ना कहीं पूरी जो भी हम देखें लड़ाई है, मैं तो लड़ाई कर रहा हूँ उसको, इसी को लेकर है, कंपटीशन है, इसी को लेकर है कि हमारे कितने बच्चे इस पैकेज पे जाते हैं। और वही मेरा आंसर है क्वेश्चन, बच्चों से
कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। तो अभी सर आपने कितने LP निकाल दिए हैं, मतलब देखिए, 40-50 अभी तो CRs देखिए, में कुछ निकले हैं हाँ, क्या? नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारा जो पर्पस है वो पर्पस ये नहीं है कि हम 30 लाख 40 लाख की बात करें। हम ये बात करें कि हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको 4 साल के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि अगर वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, वैल्यू एडिशन बच्चे के मुंह से पता लगना चाहिए। अगर मैंने बार बार मैं ये कोट कर रहा हूँ कि भाई 90% का बच्चा है या 80% का बच्चा है और वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो 4 साल बाद ये देखता है यार मैं तो इतना इंटेलिजेंट था, पर इस कल्चर ने, इस एनवायरनमेंट में मेरे को कुछ ग्रो करने नहीं दिया। गेन किया मैंने कुछ सीखा है यहाँ से। और एक बच्चा है जो 60% का है, उसको एनवायरनमेंट कल्चर ऐसा मिलता है कि वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करता है। तो मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा सा इस लड़ाई में अभी नहीं है, राइट, और हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं इस लड़ाई में। हमारा मेजर पर्पस यही है कि हम जब बच्चा हमारे एडमिशन लेता है या बच्चा हमारे को ज्वाइन करता है, इंटरेस्ट शो करता है, हम उसके साथ क्या काम करते हैं और उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जो मेजर बात है, बच्चे का फीडबैक हमारे प्रति क्या है, बच्चा हमारे बारे में क्या कहता है। सही कह रहे मैं हैं। कहता हूँ, और सब जो कॉलेजेस हैं शायद ये नहीं ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा स्टूडेंट फीडबैक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही समझता है कि कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है और वो उसको सही नॉलेज मिल रही है, सही एनवायरनमेंट मिल रहा है, सही चीज़ें मिल रही हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप किस कॉलेज में हैं और आप अपना ये सारा एक्सपीरियंस, ये जो 30 ईयर का निचोड़ जिसको हम बोले हैं, तो ये अभी एनर्जी इस समय कहाँ पर लग रही है, ये कहाँ पर ये प्लेयर्स अभी तैयार किए जा रहे हैं कि एक समय आएगा कि ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास ब्रांड एम्बेसडर्स हैं? जी बिल्कुल निखिल जी, हम इस टाइम लॉयड इंस्टीट्यूट के साथ हैं, राइट, और आपको जानकर खुशी होगी कि कल ही हमने लॉयड के साथ अपने 2 साल पूरे किए हैं। अरे वाह। और 2 साल में जो एक मैं समझता हूँ जो मेरे लिए एक बहुत मूल मंत्र है जो मैंने अपने गुरु से सीखा। तो जब आप किसी भी परेशानी में होते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं। तो मैंने अपने गुरु से इस डिसीजन के ऊपर ये सोचा कि भाई अगर मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करता हूँ तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं बिल्कुल आपको दिल की बात बता रहा हूँ, और शायद मेरे गुरु देख भी रहेंगे तो कहेंगे। तो उन्होंने मेरे से कहा, राजीव तुम्हारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तुम रेट ऑफ चेंज क्या करते हो, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में रेट ऑफ चेंज क्या है। तो मैं निखिल जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा रेट ऑफ चेंज आज की डेट में अगर हम कहें, मैं सब इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो काफ़ी अच्छा है। हमारी जो ग्रोथ है, आज हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जी है, और उसका सारा क्रेडिट हमारे जैसे विजनरी मैनेजमेंट को जाता है, हमारी टीम को जाता है, हमारे बच्चों को जाता है। और बहुत सारी जब आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट होते हैं तो ये समझते हैं आपकी आदमी भी आपसे कई बार निगाहें मोड़ लेता है। तो जब हमने शुरू में ये डिसीजन लिया मैंने, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, पता नहीं क्या किया इन्होंने, राइट, पर हम गलत डिसीजन तो नहीं हो गया। पर हम अपने में कॉन्फिडेंट थे और हमें पता था कि आदमी अपनी मेहनत से अपने उससे इसको चेंज कर सकता है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन इस इंस्टीट्यूशन में किया है, और आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर ये आपको और भी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें मिलेगा। अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा सिर्फ एक फैक्टर पे हैं, प्लेसमेंट्स पे, तो लॉयड में जो बच्चे भी हो सकता है वीडियो को देख रहे हों, तो उनको कितने तक मतलब प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं, किस तरह वाला ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है? देखिए अभी जैसे निखिल आपने कहा कि जो लॉयड का जो बैच है वो अभी 3rd ईयर में है, और हमारी जो भी कोशिश है, जो मैंने पीछे अपने उसमें भी कहा है, ये कहा है कि हम बच्चे को इस हिसाब से ट्रेन करें या ट्रांसफॉर्म करें कि वो किसी भी कंपनी में बैठे, राइट, और बैठने के बाद उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ है उस कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसका सिलेक्शन निश्चित होगा। हाँ, पर हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, मेरे को आपसे इस माध्यम से कहने से खुशी हो रही है कि अभी हमने थोड़ा बच्चों को एक्सपोज किया है इंडस्ट्री में, और लगभग हमारे काफ़ी बच्चे 26 से 28 को इंटर्नशिप मिली है, जिसमें काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं 3rd ईयर में, जिसमें E&Y भी है, जिसमें NEC भी है, 2 चीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो
ये जो हमने इनके साथ ट्रांसफॉर्म किया, इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए और आप अगले साल देखेंगे कि मैं कहता हूँ मैं इस पैकेज की लड़ाई में नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई की लड़ाई में हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की लड़ाई में हूँ और एक बच्चे की सेटिस्फेक्शन की लड़ाई में हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे बच्चे जब भी इस कंपनी के प्लेसमेंट्स में बैठेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और कंपनी भी उस बच्चों को लेकर खुश होगी कि ये ऐसा नहीं है कि जिसमें कंपनी ये कहे कि नहीं भाई ये बच्चे की कंटेंट या ये बच्चे की जो नॉलेज है कहीं कमी है। मैं ये मानता हूँ कि नॉलेज ही बिकती है, सिंपल सा है। जी, तो मैं मानता हूँ कि हमने इतना एफर्ट किया है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि बच्चे इतना अपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को जरूर निकालेंगे। अरे वाह, मतलब अपने इतने प्रोडक्ट को ब्रसअप करके रेडी कर दिया आपने और वो प्रोडक्ट बेस में चले आएंगे। जी जी। लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर कहते हैं कि ये इंसान थोड़ा थोड़ा ना पागल सा है, सवेरे सवेरे क्लास लगा देता है। दूसरा, इसने ना लॉयड की क्लासें भी तोड़वा दी हैं लाइन से। इसका क्या है सर? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने क्लास तोड़वा दी, 2-3 क्लासें मर्ज कर दी, बोले एक टीचर रखूंगा वो भी 5 लाख रुपए का, मुझे 3 रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए AICTE के नॉर्म्स हैं, टीचर्स तो रखने पड़ते हैं, पर हाँ जैसे आपने कहा मतलब इट्स मीन की पोटेंशियल टीचर, कि वो जो एक होता है ना कि जो आप चाह रहे हैं वो वाला मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए ये चीज़। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि आज की डेट में जो समस्या जो हम देखते हैं एजुकेशन में मेनली यही है कि हमें पैशनेट टीचर या टीचर नहीं मिलते हैं, राइट, जो जिनको पैशन है पढ़ाने का, और कहीं ना कहीं वही बच्चे को एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट। और मैं ये मानता हूँ और 30 सालों में मैंने भी देखा है कि अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको अटेंशन खींचना पड़ता है स्टूडेंट का। आज की डेट में अगर आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में बच्चे को कुछ भी चीज़ ऐसी डिलीवर करते हैं जिससे उसकी नॉलेज या कोई भी चीज़ बढ़ती है, तो बच्चा जरूर क्लास में आएगा और उस पर ध्यान देगा, राइट। ये आपने भी सर ये तो यही तो टीचर की क्वालिटी होती है कि बच्चे के मन में, जैसे मैं जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था तो कुछ टीचर्स कैसा, एक लोग मेरे यहाँ दुष्यंत सर थे, तो मैं मतलब मेरा नहीं मेरी पूरी क्लास कैसा था, तो जो सबसे बदमाश बच्चा भी होता था वो बोलता था वो सब कुछ छोड़ के, कैंटीन की मैगी छोड़ के वो दुष्यंत सर की क्लास लेता था सिर्फ। और वो इसलिए क्योंकि वो टीचर के अंदर एक क्वालिटी होती है जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है ना, कि मुझे दुष्यंत सर वाली क्लास करनी है। वो मारेंगे भी लेकिन समझाएंगे भी, नॉलेज भी मिलेगी, तो उसको एट द एंड ये रहता है ना कि हमको कुछ मिल तो रहा है ना यहाँ से। जी बिल्कुल सही कहा निखिल जी आपने, और यही ऐसे ही दुष्यंत हमें ढूंढने हैं, तो इसी दुष्यंत की हम लोगों को तलाश है। तो कभी भी कोई ऐसा दुष्यंत मिल जाता है तो हम उसको ले लेते हैं, राइट। और जैसे आपने कहा कि सुबह की क्लासेस का, तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए टाइम बहुत कम है, सिर्फ हमारे पास सेकेंड और थर्ड ईयर है, राइट। और उसमें बच्चे को आपको अगर कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट देना है और किसी भी कंपनी के हिसाब से, या मैं कहता हूँ आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कंपनी चाहती है उस बच्चे को नॉलेज देनी है, तो आपको कहीं ना कहीं पहले से प्लान करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उस कंफर्ट जोन का मतलब बच्चे को भी बाहर निकलना पड़ेगा और टीचर को भी बाहर निकलना पड़ेगा और कॉलेज को भी बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब 2 साल जी प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। साथ में फैकल्टी का सपोर्ट चाहिए होगा, बिल्कुल, साथ में मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, और 40-50 LPA कहीं नहीं गए। हाँ, मतलब वो वाली आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए 40-50 LPA मिल जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों से बेहतर पैकेज 100% मिल जाएगा। उस तरह से आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक ताकि एक यूनिक कैटेगरी में आप ये भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि चलिए आप आज नहीं मिलेगा, आपको 1 साल बाद मिल जाएगा, क्योंकि जब आप उस नॉलेज को, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि भाई कंपनी भी वही देख रही है और आप में भी वही है। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ जो कंपनी कोई भी हायर करती है वो किसी स्किल सेट के लिए हायर करती है, और अगर बच्चे का स्किल सेट उनके उससे मैच हो जाता है तो डेफिनेटली बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। प्लेसमेंट होना फिर कोई बड़ा टास्क नहीं रहता है। और यही स्किल सेट जब आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री पे जाते हैं तो यही बढ़ता रहता है। तो बच्चे के लिए तो सीधा यही है कि भाई अगर वो मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी करेगा तो डेफिनेटली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री तो मिल ही जाएगी। तो बच्चे को जो अपने एस्पिरेशन से गोल एक सेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और उसी स्किल सेट पे काम करना गोल सेट करना पड़ेगा, प्लस
राजीव सर की तरह एक द्रोणाचार्य ढूंढना पड़ेगा आपको अपने इंस्टीट्यूट में, वो कौन है? जी, ये बिल्कुल बिकॉज जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपके साथ मेहनत करेगा, जो आपको गाइड करेगा स्टेप टू स्टेप, एक गुरु आपको चाहिए होगा जो आपकी जर्नी तक, जो आपके गोल तक पहुंचा पाए। और आज की डेट में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उनको कोई भी एक ऐसा मेंटर या गाइड नहीं मिल पाता जिससे बच्चों को सही बिकॉज उतना डेडिकेटेड लोग हर जगह नहीं जी है। जी, तो यही मैं समझता हूँ। इस कॉर्पोरेट की दुनिया में एक वो फीलिंग भरा और एक इमोशन भरा इंसान कहाँ मिलेगा? जी, और मैं मतलब काफ़ी कभी मैं देखता हूँ बच्चों को, काफ़ी तकलीफ़ होती है मेरे को कि बच्चे आते हैं, जैसा आपने कहा, बैनरों को देख के गली गली कॉलेज हैं। आप तो एक ऐसे सेटअप के पास में बैठे हो जिसमें पूरी गली में ही कॉलेज है, और चकाचौंध देख के आते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इसी चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। सही कह रहे हैं सर। थोड़ा सा हम आपकी पर्सनल चीज़ों पे आएंगे कि जब 14 ईयर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में बिताए, 14 ईयर ही आपने जीएल बजाज में बिताए जी, तो क्या आगे भी 14 इसी में बिताने का है क्या? फिर उसके बाद कहीं प्लान करेंगे? देखिए, मतलब मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने जो जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ अभी मेरे को बड़ा चैलेंजिंग है और मैं इस जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ओपन है कि जब तक मैं इस जॉब को एंजॉय करूँगा और मेरे को अच्छा लगेगा, मैं बिल्कुल रहूँगा। और अभी तक मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मेरे दिमाग में अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है या कोई परेशानी नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि अभी कहीं और या कहीं और जाने का मेरा वो है। अभी मैं, जैसे आपने 14 साल जीएल बजाज में एक्सपेंड किए, जी तो जिस जगह को आपने बनाया हो, जी जहाँ पर पेड़ लगाए हों, जी वो बड़े हो जाएं, जी जिसमें एक, जिसको बोलते हैं ना एकदम तन मन धन से जी, बनाया हो, हाँ, फिर उसको छोड़ना पड़े तो कभी कभी याद तो आती होगी सर। नहीं, बिल्कुल आपने निखिल जी सही कहा। देखिए, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, जहाँ पेड़ हुआ करते थे फिर उसको बाग बनाया जी, तो याद तो आना नहीं, लाजमी बिल्कुल है, याद आती है, याद बिल्कुल आना लाजमी है। और मैंने जैसे कहा कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो सक्सेस स्टोरी होती है वो उसकी टीम से, उसके आदमियों से होती है। बिल्डिंग एक पार्ट होती है, पर बिल्डिंग से कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशन का कल्चर नहीं है। या एनवायरनमेंट ग्रो नहीं होता है। तो हाँ, वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, और मैंने काफ़ी 14 साल अच्छा गुजारा है। याद तो डेफिनेटली आती है। चेयरमैन सर की याद आती नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब याद का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन, और ख़ास तौर से जैसे मैंने कहा कि मेरा लगाव बच्चों से बहुत था, तो बच्चों से जो नहीं, माहौल नो डाउट बच्चों से था। जी 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 जी, कहीं ना कहीं वहाँ की को टीम मेंबर से भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज चेयरपर्सन को उनकी जो नीड या जो स्टूडेंट की नीड की चीज़ें अप्रूव कराना और उनको वो चीज़ें समझाना कि भैया ये इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए, तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जिसके लिए आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा हो? मतलब नहीं, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट से उनके जो भी चेयरमैन हैं वो इस चीज़ों को समझते हैं, और मेरी उनकी हमेशा जो ट्यूनिंग रही अच्छी रही, राइट। और तभी इंस्टीट्यूशन ग्रो होते हैं जब आपकी और एक बहुत मैनेजमेंट की 14 ईयर सर एक बहुत लंबा अरसा होता है। जी जी, तो क्या लॉयड में पैसे ज़्यादा मिल गए इसलिए चले गए? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक इसकी पैसे की बात है, पैसा कभी भी मेरे को मोटिवेट नहीं किया, और अगर ऐसा होता तो शायद मैं गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में नहीं आता, राइट। आज की डेट में जब मैंने गवर्नमेंट में प्राइवेट में शिफ्ट किया तो मेरा मेजर रीज़न एक चैलेंज था और एक रिमोट लोकेशन थी। और आपने देखा जैसे 14 साल अगर मैं जीएल बजाज में रहा तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं था कि मेरे को इससे बेटर ऑफर या पैसे नहीं मिल रहे थे। अभी भी आते हैं? नहीं जी, बिल आते तो है, मैंने सुना है करोड़ों के आते हैं। ऐसा तो नहीं, हाँ, पर आते रहते हैं। और उसमें अभी जैसे मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव अभी यही है कि अगर हमने किसी इंस्टीट्यूशन को पकड़ा है उस इंस्टीट्यूशन को बड़ा करें, और इंस्टीट्यूशन एक बच्चों के साथ एक फेथ कनेक्ट हो जाता है। जी जी, और ये बिल्कुल ये है कि जिन बच्चों को हमने एडमिट किया है और जो बच्चे हमारे हिसाब के और हमारे को देखकर या हमारे उसको देख कर आ रहे हैं, तो हम उनके साथ जीएल बजाज की कोई बहुत ऐसी कोई याद रही हो जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, जीएल बजाज की यादें तो मतलब 14 सालों में बहुत सारी यादें ऐसी होती कोई हैं। भी एक आप जो शेयर करना चाहें? क्या मतलब मैं समझता हूँ कि एक वो वाली सर फीलिंग होती ना कि जब शाम ढल रही हो। देखिए, बस वो मैंने जैसे कहा कि जो एक मेरे को बिल्कुल अच्छा अभी तक याद है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने एक 30 का या
25-30 बच्चों का एक ग्रुप बनाया था और ये कोशिश की थी कि हम उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट करें। और जब उन बच्चों को हमने एक्सपोज किया तो उस एक्सपोज में 2 बच्चों को एक अमेज़ॉन जैसी कंपनी में सिलेक्शन हुआ। तो मैं समझता हूँ वो जो एक मोमेंट था, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट था और दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी कि हम उस सर्विस या जैसा आपने कहा कि उस कॉलेज से उठकर एक डिफरेंट लीग में चले गए थे। हाँ, वहीं से टीयरिंग चेंज हो जाता है। जी जी, तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था उस कॉलेज के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए। तब हमें ये रिजल्ट रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो इंसिडेंस एक ऐसा था और वो बच्चे भी ऐसे थे कि जो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 90% वाले नहीं थे, वो बच्चे भी बड़े नॉर्मल बैकग्राउंड के थे, राइट। और क्योंकि उन्होंने मेहनत की, अपने को उसके हिसाब से पुश किया और वो उन्होंने ये वाला मोमेंट लॉयड में हम कब देखेंगे? अब मैंने फिर जैसे कहा कि मैं आपको इस पैकेज के टर्म में नहीं बांधना चाहूँगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे 3rd ईयर के बच्चों के, वो काफ़ी एनकरेजिंग है और मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप अगले साल अगर मेरे को बुलाएंगे या कभी हमारी मुलाकात होगी इस प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल सर, तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि मेरे इतने बच्चे आज की डेट में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे हैं। मैं उसकी पैकेज की लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिलेगा और वो बच्चे के ऊपर है कि उसको तैयार किया जा सकता है। राइट, करेक्ट। मैं सिर्फ इतना कहूँगा। थोड़ा सा अगर आऊँ इंस्टीट्यूशंस पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जी आपकी गली में जी, और आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं अभी जी, वो बाकियों से कैसे डिफर करता है? देखिए डिफ़र मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिफ़र करता है। और पहला चीज़ ये है कि तो हमारी जो विज़न है वो बहुत डिफरेंट है। विज़न जैसे मैंने कहा कि हमारा जो भी टीचिंग मेथडोलॉजी है वो पूरी स्किल बेस्ड है। जब आप स्किल बेस्ड, और ये मैं यहाँ पे भी दोहराऊँगा कि जो मैं देखता हूँ जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में, जो एक बच्चे को एक बहुत ज़्यादा एक समस्या होती है, वो समस्या होती है लेबोरेटरी के टर्म्स में। जो लेबोरेटरी का सेटअप्स होता है वो बहुत बेसिक सेटअप्स होता है, बेसिक्स होता है। और कोई भी एडवांस सेटअप्स या एडवांस कहना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी या ऐसा सेटअप रिक्वायर्ड चीज़ें ही नहीं होती हैं। ये तो मतलब एडवांस चलेगा तो बहुत आगे चलेगा। तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं जब वो इंडस्ट्री में जाता है या कहीं ना कहीं जब मार्केट में जाता है तो उसको समझ में आता है कि मैंने ये तो देखा ही नहीं। तो शायद जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो इसमें काफ़ी एक्टिव है, राइट। जो भी मैंने जैसे कहा स्किल पे ध्यान देता है, उसके हिसाब से उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसी के हिसाब से उसने पूरा सेटअप डेवलप किया है। और ये जो हमने कहा 2 साल का जो ड्यूरेशन है, हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को इस 2 साल के अंदर ऐसे तैयार किया जाए कि जब वो फाइनल ईयर में जाए तो एटलीस्ट कम से कम एक डिसेंट जॉब ले। तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पे चेंज किया है। और हमारी अगर आप लैब्स देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखेंगे, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में बहुत कम कॉलेजेस हैं जो इस टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में काम कर रहे हैं। सर तो थोड़ा सा अगर आएँ तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए अभी तो फ्यूचर प्लानिंग यही है, जैसे आपने कहा कि अभी तो हम अगले साल का इंतजार कर रहे हैं जहाँ पे हमने जो भी एक पेड़ लगाया है उस पेड़ में कुछ फल लगें और वो फल कहीं अच्छे कॉर्पोरेट्स में जाएं। अभी तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमने 2-3 साल जैसे ही फल लगेंगे वो लॉयड के काम आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे, लॉयड के काम आएंगे। और अब कोशिश यही है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनके साथ हमने काम किया, जैसे लॉयड इज़ नोन फॉर लॉ, हाँ जी, और ऐसे ही एक दिन मुझे लगता है वो कब देखने को मिलेगा कि लोग बोलेंगे लॉयड इज़ नोन फॉर इंजीनियरिंग? मेरे ख्याल से वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, और हम सिर्फ अपने जो भी पेड़ लगाए हुए हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा था कि आज की डेट में जो ब्रांडिंग होती है वो प्लेसमेंट के टर्म में ही होती है। तो प्लेसमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों को आकर्षित करता है। बच्चों एक्चुअली इसको मैं ऐसे समझता हूँ एज एन काउंसलर कि बच्चों का सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और AKTU के अंदर 85% की जनता तो यूपी की ही रहती है जी। अब मेजोरिटी ऑफ द जो बच्चे हैं जिनका जो एक एवरेज बजट है, इको फ्रेंडली बजट जिसको बोलते हैं भाई, कि एक से नया वर्ड दिया इको फ्रेंडली, हाँ मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए वाला जो बजट रहता है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलेज हैं, तो इसको मतलब हर एक दूसरा पेरेंट्स अवेल कर सकता है। तो AKTU के अंदर की वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए देखें लॉयड में, तो भैया इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना निकल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल रहता है कि कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा आउटपुट। जी।
अच्छा, तो वो आप उस तरह से देख रहे हैं, मतलब मैं इसको इस तरह से नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि हमने बच्चों के साथ क्या मेहनत की 2 साल में, उसका क्या रिजल्ट है, राइट। तो और जब आप मेहनत करते हैं, शिद्दत से करते हैं, भगवान भी आपके साथ होता है। तो मैं समझता हूँ भगवान हमारे साथ है। आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी कुछ डरा रहा है। नहीं नहीं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम कॉन्फिडेंट अपने बच्चों के ऊपर हैं, हम कॉन्फिडेंट अपने अपने समय management आने के पे ऊपर रुख हैं। दिखाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं हम मतलब लगता है हमें कि हम कुछ अच्छा करेंगे। जब वो जेल जहाज जैसी मेमोरी कुछ लॉयड में होगी तो हम आपको ज़रूर दोबारा से नहीं इनवाइट नहीं, करेंगे बिल्कुल होगी, हम ऐसी बहुत सारी मेमोरी क्रिएट करेंगे। सर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत बात बहुत करके धन्यवाद बहुत अच्छा निखिल जी, लगा। बहुत बहुत और इसी के धन्यवाद। साथ हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। तो भैया आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर जैसा आपको एक गुरु ढूंढना पड़ेगा, है ना। बिकॉज इन्होंने भी अपने गुरुओं से बहुत सीखा है, बहुत सारी चीज़ें गेन की हुई हैं। तो एक कहीं ना कहीं जब पर्सन अपने आप को एक कनेक्ट देता है तो आपको भी एक वो डायरेक्शन, एक माइलस्टोन सेट करना पड़ेगा, वो किसके साथ आपको पूरा करना है। और आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आके वर्कआउट करना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स, एक टास्क लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं, और वो टास्क आपको 2 साल के अंदर अचीव करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये लगे कि एटलीस्ट मैंने कुछ गेन किया बिल्कुल है ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा धन्यवाद आपसे निखिल बात जी। करके। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट के पास में बहुत अच्छी एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गई होगी कि अब वो एक अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा गुरु तो ढूंढ ही लेगा। बिल्कुल, और ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बच्चा डायरेक्टली उस गुरु, अब आप एज एन गुरु अगर आपको ढूंढना चाहे, वो उस इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो उसके लिए क्या है कुछ माध्यम? देखिए माध्यम यही है कि मैं ये नहीं कहता कि माध्यम नहीं है। आज की डेट में जो अगर आप हम लोग अपना टाइम देखें और आज का टाइम देखें, तो उस ज़माने में जो टीचर होता था, नॉलेज टीचर के पास ही होती थी। आज की डेट में नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। आपकी डेट में बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन मटेरियल है जो बच्चे के लिए अवेलेबल है। और बच्चा सिर्फ अगर ये ठान ले कि भाई मेरे को कुछ करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो आज की डेट में कंटेंट, बहुत tough किताबें, नहीं वो है। सब कोई समस्या नहीं है। बहुत इजी है अगर आप टास्क सेव कर लें अपने जी, माइंड में जी। और उसको आप रोज रिपीट करें, और 2 बिल्कुल। साल तक रिपीट कर दिया तो वो 110% हो 100% जाएगा। हो जाएगा, और इसमें कहीं कोई मेरे को दोहराई नहीं है। सर कोई क्योंकि और गुरु मंत्र एट द एंड देना चाहें बच्चों को? देखिए गुरुमंत्र तो हमारी तरफ से यही है कि जब बच्चा कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स को एक लेता है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग कोर्स की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, राइट। और हम अपनी एस्पिरेशंस जो रखते हैं उसको अपनी स्किल से मैच करें। हम ये नहीं कर सकते कि भाई अगर हमें जैसा आपने कहा 44 लाख, 45 लाख और 50 लाख का पैकेज चाहिए, वो पैकेज है और उस पैकेज के लिए आपको उस लाइक बनना पड़ेगा। तो और मैं देखता हूँ वो आज ये की प्लानिंग बनानी जी, पड़ेगी, और solid एक और planning, मैं हाँ। इस पॉडकास्ट से एक बहुत एक अहम मुद्दा उठाना चाहूँगा निखिल जी। मैं बहुत डेली कभी देखता हूँ आज की डेट में ग्रेटर नोएडा में बहुत सुसाइड्स होते हैं, और बच्चे, कभी एक दौर आता है जिसमें मैं डेली देखता हूँ कि बच्चों किसी हॉस्टल में कहीं जगह सुसाइड कर लेते हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम उनको एक ऐसी एस्पिरेशन, एक सपना दिखाते हैं, और जब वो बच्चा वो सपने को देख कर यहाँ आता है तो उसको एहसास होता है कि ये तो ऐसा है नहीं, हाँ, और कहीं ना कहीं वो अपने को उससे अलग पाता है, तो कंपेयर करने लगता जी है। हाँ। तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि वो अगर इस प्रोफेशन में आ रहा है, उसकी अपनी नीड है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में होते हैं, और अगर वो मेहनत करेगा, सही रास्ते चलेगा, तो अचीव 100% होगा। तो इससे डिसहार्टन होकर, परेशान होकर कोई हम कदम ऐसा उठाएं जिससे हमारा परिवार, वो सही यार decision माँ नहीं बाप, रहेगा, हाँ। और बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो तो चले जाते हैं, पर उनका जो परिवार होता है उनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ में हो जाती है। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा ज़िंदगी में फेलियर भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। और फेल होने का मतलब कहीं ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ। मैं तो ये समझता हूँ कि फेल होने का मतलब ही है कि आप सक्सेसफुल स्ट्रगल करना है, राइट। आप किसी की भी हिस्ट्री देखें, स्टीव जॉब्स की देखें, जेफ बेजोस की देखें, जो बड़े बड़े लोग हैं, मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, ट्रिलियनियर हैं, सबकी जो लाइफ है वो फेलियर से ही स्टार्ट हुई। तो फेलियर से ना डरें। तो मुझे ऐसा, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है एक छोटी सी लाइफ का, मुझे लगता है फेल आया तो आपको अब तैयार होना है, जी, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। वाह, राइट। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप बार बार गिर रहे हो,
तो आप बार बार उठो और डोल एनर्जी के साथ उठो, बिल्कुल। और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करो। आप में एक वो गट्स होना चाहिए ना कि उखाड़ फेंकना है। और किसी को दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि उसकी जो Strength है जर्नी, वो अलग है। उसकी जो जर्नी है वो अलग है, आपकी जर्नी अलग है। तो हम किसी को कंपेयर करेंगे। और अभी मतलब लास्ट में आपको बताता हूँ, मतलब अभी 1.5 महीने पहले कम से कम 4 दिन में मैंने 4 ऐसी खबरें देखी जिससे मेरे को बड़ी तकलीफ हुई ग्रेटर नोएडा के अंदर। ग्रेटर नोएडा के अंदर। और जो भी हॉस्टल्स लें, बड़े सोच समझ के हॉस्टल्स लें। ये हॉस्टल्स का भी एक बहुत बड़ा यहाँ भ्रमजाल है। इन्वायरमेंट तो बहुत कुछ डिलीवर करता है सर। तो इन जनरली एक अपनी ग्रुपिंग एक ऐसी रखें जिसमें कुछ पॉजिटिव इन्वायरमेंट जी, हो, जी। जिसमें एटलीस्ट आपके माहौल स्टैंडर्ड के अच्छा लोग हो, हों, माहौल अच्छा हो, और जिस कल्चर के साथ आप सर्वाइव कर पाओ। एक ख़राब कल्चर, बिकॉज जिस जगह एक्सपोजर होती है वहाँ गंदगी भी होती है, तो आप उस कल्चर में ना जाएं। तो निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पॉडकास्ट के लिए और आप हमें मौका देने के लिए। सर आपका लगभग 30 सालों का जो निचोड़ था वो मुझे लगता है मैंने निकाल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू।